चलिए भाई, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फटाफट सब लोग लॉगिन कर लीजिए भाई, समय हो चुका है। और हमारे साथ में कौन है, कौन कौन है अभी? ओके, रिदम है हमारे साथ में, अक्षय, आयुष, वर्षा, संतोष, यतीश, अनिकेत, मोदित, राजेंद्र, पीयूष, अनूप, रिया, अभिषेक, सविजय, आदित्य, अंकुर, अवनी, हर्षिता, स्नेहिल। गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ना आप लोग कुछ पॉइंट्स जरा मुझे बता दो, कुछ बातें जरा बता दीजिए। नंबर 1, लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है कि मैंने 1947 तक बात कर दी थी। क्या ये बात मुझे सही याद है या मैं भूल गया? या आप लोग जरा मुझे बताएंगे। ओके अवनी, थैंक यू। अब मॉडर्न फिनिश हो गया, ठीक है। मॉडर्न का मतलब यहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट से है। यार जरा एक सेकेंड रुकिएगा, वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने। और आजादी तक बात हो गई थी हमारी आपकी, ठीक है भाई, ठीक है। और सारी चर्चा होंगी रिदम, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आप उन सबका एक बाकायदा प्लान है हमारी टीम का, और हम उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में मॉडर्न में इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद में जो एक अगला बड़ा मुद्दा आता है हमारे सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, वो सेगमेंट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और इस टॉपिक का संबंध रहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ में। एंशियंट के अंदर में सेगमेंट आता है ये। काफी क्वेश्चंस निकलते हैं सिंधु से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, और डिफिकल्ट भी रहते हैं समझने के हिसाब से, डिफिकल्ट भी रहते हैं। और ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये है कि हम इंडस और वैदिक के जो मुद्दे हैं, प्राचीन भारत के और भी बड़े इंपॉर्टेंट मैटर हैं जो कि बच्चों को ज्यादा पता नहीं होते, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते। देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की जगह पर इसको रख लें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट मैटर आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो हम लोग इसकी आदित्य सारे टॉपिक्स की चर्चा होगी, बिल्कुल सारे टॉपिक्स की चर्चा होगी बच्चे, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। बस एक ऑर्डर को यहाँ पर आप फॉलो करिए जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना, दैट इज द अल्टीमेट टारगेट, ठीक है। अनिता गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, लेकिन उसके पहले मैंने एक और बात कही थी पिछली क्लास में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर मैं 10 से 15 क्वेश्चंस, जब भी मेरी क्लास होगी हिस्ट्री की, तो मैं क्लास को शुरू करूंगा 10 से 15 क्वेश्चन पहले करवाऊंगा, उसके बाद मैं फिर आपको अगले टॉपिक पे लेके जाऊंगा। याद है कि भूल गए? पहले आप ये बताओ, याद है कि भूल गए? और अब मुझे ये बताओ कि क्या मैंने कांग्रेस से जुड़े हुए प्रश्न आप लोगों से पूछे थे? अब जरा आप मुझे ये बताओ, क्योंकि आज का जो मेरा प्लान है कि मैं कम से कम 10 ठीक ठाक क्वेश्चंस बेसिक लेवल के, आज एडवांस लेवल पे लेकर नहीं जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आज पहला ही सेशन होगा। अब मुझे ये नहीं याद है कि मैंने कांग्रेस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे थे कि नहीं पूछे थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने कांग्रेस से जुड़े हुए। चलो अब एक काम करते हैं, आज भी मैंने कांग्रेस के ही क्वेश्चन जोड़ दिए हैं, तो अभी देख लो कौन सा इसमें पुराना वाला है और कौन सा नया क्वेश्चन आया। तो फटाफट जरा 10 क्वेश्चन हम लोग कांग्रेस के कवर करते हैं, और फिर हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। तो आज की क्लास का जो ब्लूप्रिंट है वो मैंने समझा दिया। नंबर 1,
हम कम से कम 10 क्वेश्चन देखेंगे कांग्रेस के, और उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। तो आज की क्लास का जो पूरा मजमून है वो समझ में आ गया आपको? फटाफट इनबॉक्स में मैसेज करो और मुझे बताओ कि हाँ ये क्लियर है, कुछ डाउट है तो वो डाउट पूछो और फिर हम आगे बढ़े यहां से। जल्दी बताओ भाई। हाँ ठीक है, ओके। रिदम, यतीश, अक्षय, आदित्य, अंकुर, अवनी, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, ठीक है? अर्चिता, अभिषेक, वशिष्ठ, ऑल फाइन। चलिए, थैंक यू गाइस फॉर योर प्रेशियस फीडबैक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन और इसका हिंदी वर्जन भी है। वी हैव द हिंदी वर्जन विद अस एंड पहले आप लोग जरा इंग्लिश वर्जन रीड करिए। इंग्लिश वर्जन पहले इसका रीड कीजिए और इसके बाद में ये इसका हिंदी वर्जन है। बहुत अच्छे, अपनी सही जवाब है तुम्हारा। हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है? और इसका जो सही जवाब है, राजेंद्र शर्मा का भी सही जवाब आया है, ठीक है? अंकुर पटेल, इनका भी करेक्ट है। और बाकी लोग किधर रह गए? पीयूष मिश्रा। भाई जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ में, पढ़ने के साथ साथ जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में, मेरे सब्जेक्ट में आप उतना ही जबरदस्त परफॉर्म करके आओगे। ओके चलिए, और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। दिस इज द राइट आंसर। कर्जन जब भारत में वायसराय बन करके आया था ना, तो उसने अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को यह बात लिखी थी, एक लेटर में लिखा था कि अब मैं भारत आ ही गया हूं और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस में डिस्टर्बेंस चल रहा है, और जब तक मेरा कार्यकाल है भारत में तब तक मैं चाहूंगा कि कांग्रेस खत्म हो जाए, पीसफुल डिमाइस में मैं उसको हेल्प कर सकूं। ठीक है, ओके। आप ये देख लेंगे आदित्य, ठीक है? टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस, ठीक है भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है? ओके, दिस इज द हिंदी वर्जन। और परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये तो आसान है, ह्यूम। परफेक्ट, ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, शिमला का सन्यासी। और ये पंछी वैज्ञानिक थे। और इसके अलावा जो ह्यूम है, ह्यूम वाज रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर, सेवानिवृत्त आईसीएस ऑफिसर भी थे, आईसीएस अधिकारी भी थे ह्यूम, ठीक है? ओके चलिए, अगला क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अक्षय धवन, बिल्कुल सही जवाब है। लगभग सबने सही इसका आंसर किया है, ठीक है? और प्रांजल कटियार, बेटा आंसर भी दे लिया करो। अनिकेत बघेल, अगर आप लोग ऑफिस से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कभी आंसर भी ट्राई कर लीजिए। प्रिया कुशवाहा, ठीक है? स्नेहिल, आप लोग भी। सो number of delegates were 72 and do remember this thing, except first session of congress, जो रेस्ट सेशन है कांग्रेस के, उनमें कितने मेंबर्स ने कहां पार्टिसिपेट किया? यू नीड नॉट टू रिमेंबर, यू नीड नॉट टू मग अप दोस फैक्ट्स। फर्स्ट सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन 72 में से जो है मैक्सिमम लोग कौन थे? वकील थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम लोग कौन थे? लॉयर्स थे। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन है,
द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885, कांग्रेस के महासचिव 1885 में कौन थे? चलिए बताइए। बहुत ध्यान से आंसर करना। आई एम नॉट आस्किंग द प्रेसिडेंट, आई एम आस्किंग जनरल सेक्रेटरी। एग्जैक्टली, ह्यूम। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूम वाज जनरल सेक्रेटरी and Hume never became president of Congress. Do remember this thing. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जी हाँ, ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि ह्यूम तो फाउंडर था, कभी नहीं कभी तो प्रेसिडेंट बना होगा, बट कभी प्रेसिडेंट नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? ऋषभ, गुड मॉर्निंग बच्चे। एंड वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छे। एंड द आंसर गोज टू डफरिन। भारत का वाइसराय था इस समय डफरिन। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। Who had ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of the people? हिंदी वर्जन देख लीजिए। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस, किसने कहा था? किसका स्टेटमेंट है ये? एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय लॉर्ड डफरिन, जो कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय भी हुआ करते थे, लॉर्ड डफरिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following was not present at the founding session of Indian National Congress? बताइए भाई, बोलिए भाई, इसका जवाब करो जरा। और इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पार्टी फाउंड करी थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और इसी समय इसका सेशन था कलकत्ता में। कलकत्ता में 1885 में इसका सेशन होना था, और ऐसे में बैनर्जी साहब उस सेशन में थे, ना कि यहाँ पर थे। और ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाद में ये जो पार्टी है इसका मर्जर हो जाएगा। इसका मर्जर हो जाएगा किसमें? इसका मर्जर हो जाएगा कांग्रेस में। भाई बात समझ में? इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो मर्ज हो जाएगी कांग्रेस के अंदर में। बाकी लोग मौजूद थे इस सेशन के अंदर में, बैनर्जी साहब मौजूद नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। The second session, who was the president of Congress at the second session? Second session जब हुआ कांग्रेस का तो अध्यक्ष कौन थे इसके? इसका तो सही जवाब कर देंगे। सेकेंड सेशन ऑब्वियसली 1886 में हुआ था, और कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और एक बात और ध्यान रखना, आपको नोट्स जो भेजे थे उसमें लिखा था ही वाज फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। पारसी एक धार्मिक समुदाय होता है, एक रिलीजियस कम्युनिटी है। ओके ओके चेस्टा, इट्स ओके। प्रैक्टिस सेशन छूट गया आपका, बस अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने। The first European to be elected as president of the Indian National Congress. The first European to be elected as president of the Indian National Congress. Guys, बहुत ही केयरफुल तरीके से इसका आंसर करना। Be very careful while answering. और इसका जो करेक्ट आंसर है
द आंसर इज जॉर्ज यूल। एंड हम लोग बात करें अगर एल्फ्रेड वेब की, तो एल्फ्रेड वेब भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। एल्फ्रेड वेब भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन ये पहले यूरोपियन नहीं थे। ही वाज एक्चुअली सेकंड यूरोपियन, ठीक है, ही वाज एक्चुअली सेकंड यूरोपियन जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए थे, ठीक है भाई। और 1894 था, 1894 था जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे एल्फ्रेड वेब साहब, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक नाम और बताना चाहूंगा एनी बेसेंट का। जैसे जॉर्ज जूल बने थे अध्यक्ष कब, 1888 इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल बिकेम प्रेसिडेंट इन 1888 इलाहाबाद। ओके, एनी बेसेंट कब बनी थी अध्यक्षा? एनी बेसेंट बनी थी अध्यक्षा 1917 में, 1917 में। एंड दैट वाज जगह कौन सी थी? दैट वाज कैलकाटा। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। जरा आप लोग मुझे आंसर करेंगे क्या? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? क्या इसका आंसर करेंगे आप लोग? परफेक्ट, परफेक्ट, सरोजिनी नायडू, बहुत अच्छे। चलिए भाई, आप सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ जरा प्रस्थान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो हेडिंग कर लीजिए आप। हेडिंग आप लोग करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एक्चुअली प्राचीन भारतीय इतिहास की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं। एंड सबसे पहले ना हम फीचर्स की बात करेंगे, तब आपको इंडस वैली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डायरेक्टली शुरू कर सकता हूँ इंडस वैली को, बट अगर मैंने फीचर्स नहीं बताए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, तो फिर आप फिर से फंस जाओगे इंडस वैली को पढ़ने में, और वो टेक्निकल टर्म्स वहां पर आएंगे ही आएंगे। सो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ फीचर्स बता दूं, ठीक है। देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की स्टडी में सबसे पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो काफी पुरानी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो आज से ऑन एन एवरेज 5 से 6,000 साल पुरानी सभ्यता है, और इससे भी ज्यादा, करीब 10,000 साल पुरानी भी कह सकते हैं। तो उस समय के बारे में अगर हम आज स्टडी करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा? सोर्सेस। सोर्सेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा हमारे सामने। प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, और ऊपर से सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने जो चीजें लिखी वो ऐसे लिखी कि उन्हें हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए ठीक तरीके से। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ा है, थोड़ा वो समझ में भी आया है, लेकिन हम इंडस की जो स्क्रिप्ट है उसको कंप्लीटली आज भी अभी तक डिकोड नहीं कर पाए, ठीक है। तो चलिए मैं जरा आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक क्लासिफिकेशन समझाता हूं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। इसके क्लासिफिकेशन में जो पहला टाइम पीरियड आता है उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्री हिस्टोरिक एज। सेकेंड पोर्शन को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, और थर्ड पोर्शन को हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक एज। हिंदी में कहें तो, एक सेकेंड जरा कलर फिर से चेंज किया जाए। हिंदी में कहें तो इसे हम लोग कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। आप बाकी इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसका मतलब आद्य होता है, और ये तो ऐतिहासिक काल हो ही गया। अब जरा देखना,
इन तीनों पीरियड्स की अपनी विशेषताएं हैं, इनके अपने फीचर्स हैं। जरा समझना इनके क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, प्री हिस्टोरिक एज इंसानी इतिहास का वो दौर है जब इंसानों को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। आदि मानव, किताबों में पढ़ा होगा ना, आदि मानव, प्राचीन मानव, ये वो दौर था। ठीक है, तो यहां पर खास बात यह है कि कोई रिटर्न सोर्स नहीं है। कोई रिटर्न सोर्स नहीं है। ठीक है भाई, अब जाहिर सी बात है अगर रिटर्न सोर्स होगा ही नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे क्या। आप लोगों ने कभी नाम सुना है भीमबेटका का? एनी वन ऑफ यू हर्ड द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस भीमबेटका? तो भीमबेटका जो है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। भीमबेटका केव्स, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में है जगह। आप इसकी गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो प्री हिस्टोरिक एज के ही चित्र हैं, प्री हिस्टोरिक एज के ही चित्र हैं वो। तो उसको देख करके ये तो समझ में आता है कि आज के 10,000 ईयर्स पहले भी जो इंसान था उसमें क्रिएटिविटी तो थी, लेकिन लिखना नहीं आता था उसको। अच्छा ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है भीमबेटका कहां पर है, और भीमबेटका से हमें मिला क्या है? रॉक पेंटिंग्स मिली है, चट्टानों के ऊपर में चित्र बनाए गए मिले हैं भीमबेटका से, रॉक पेंटिंग्स मिली है। प्रोटो हिस्टोरिक एज में आते हैं, तो यहां पर जब हम लोग आए तो इंसानों को लिखना आ गया था। यही वो समय था जब भारत के अंदर में सिंधु सभ्यता का राइज होना स्टार्ट हुआ था। और जिस समय इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज स्टार्ट हुआ था, लगभग उसी समय इराक के अंदर में मेसोपोटामिया की सभ्यता और इजिप्ट मिस्र के अंदर में मिस्र की सभ्यता का डेवलपमेंट भी हो रहा था। मतलब ये तीनों सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत में सिंधु सभ्यता समकालीन है। जी हाँ, और इनके बीच व्यापार भी होता था। वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं लगता था कि इराक जाना है तो पासपोर्ट दिखाओ, पहले जमीन का एक टुकड़ा था और जो जहां तक पहुंच गया वो पहुंच गया। अरे बात समझ में? अवनी मेसोपोटामिया इराक, इराक, ठीक है। आगे मैं कहीं पर जिक्र आएगा, मैं लिखूंगा भी इराक, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लिखा हुआ भी मिलेगा आपको ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनको लिखना तो आता था, लेकिन दिक्कत ये थी इन्होंने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने ऐसा लिखा कि खुद पढ़े या खुदा पढ़े, हम ठीक से नहीं पढ़ पाए उसको। तो बहुत जाहिर सी बात है इसकी रीडिंग जो है वो नहीं हो पाई। थोड़ा और आगे चलते हैं, ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो यहां पर क्या है? रिटर्न सोर्स तो है ही, और साथ में इनकी रीडिंग भी हो पाई। ठीक है भाई, तो ये स्टोरी है यहाँ पे। थोड़ा सा प्राचीन, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसकी विशेषताएं मैंने आप लोगों से डिस्कस करी। हमें अपने क्लास को आगे बढ़ाना है प्रोटो हिस्टोरिक एज में, सिंधु घाटी सभ्यता से अपनी क्लास को आगे लेकर के चलना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम का। ठीक है, तो आप लोग पहले ये बताइए कि क्या आपको ये फीचर्स समझ में आ गए? फटाफट आप मैसेज करिए, यस और नो में, जो भी आपके मैसेजेस हैं। नो में है तो डाउट जरूर भेजना कि डाउट क्या है सर हमें, ठीक है। और फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ सिंधु सभ्यता की एंट्री कैसे हुई उसकी तरफ। चलिए बहुत अच्छे, ये तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे कि आप सबने मैसेज किए हैं कि सर निश्चित रूप से हमें सारे पॉइंट समझ में आ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है फिर, दैट्स ग्रेट। और इसके बाद में जो अगला मुद्दा है,
देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आप इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर इसकी जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है, वो किस तरीके से हुई। इसकी खोज किस तरीके से हुई, तो मैं आपको बताऊं कि यह किसी एक इतिहासकार के प्रयासों का परिणाम नहीं था। मैं थोड़ा सा इस बात को समझाने के लिए अंग्रेजों के इतिहासकारों की मदद लूंगा, क्योंकि उन्होंने ही एक बड़ा रोल प्ले किया है। भारत में जिस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ब्रिटिश रूल जिस समय चल रहा था भारत के अंदर में, ठीक है, तो इसी समय जो है हमारे देश के अंदर में जो है कई सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस भी काम कर रहे थे। अच्छा, जिस समय भारत के अंदर में ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस काम कर रहे थे और 1853 के इर्द गिर्द एक घटना घटी थी भारतीय इतिहास में। घटना क्या घटी थी? 1853 के अराउंड रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, जहां पर पाकिस्तानी पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह पड़ती है हड़प्पा, जगह का नाम है हड़प्पा। जैसे यहाँ भारत में मेरठ है, आलमगीरपुर है, लोथल है, कालीबंगा है, तो उधर हड़प्पा। अच्छा, उस समय तो पूरा हिंदुस्तान ही था। तो यहाँ पर जो इंजीनियर्स थे, उनको जमीन के नीचे से ना कुछ ईंटें मिली। अच्छा, ईंटें मिली, उनको लगा कि चलो यार बढ़िया है, रेलवे का काम भी चल रहा है और ईंटें भी मिलने लगी हैं, जमीन के अंदर से कुछ होगी भी, इमारत तभी हुई, चलो हमारा काम हो जाएगा, ईंटें मिल जाए। अच्छा भाई, तो इन लोगों ने दबा के ईंटें इस्तेमाल करी उसकी। फिर ये बात जानकारी पहुंची एएसआई, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उस तक ये जानकारी पहुंची। अच्छा सुनो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और भारत के सबसे पुराने विभागों में से एक है। भारत में अंग्रेजों के द्वारा सेटअप किए गए ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स में से एक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहले इसको सर्वे ऑफ इंडिया कहते थे, सिंपल। अच्छा भाई, अब जब सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने इंटरवीन किया, तो इन लोगों ने जो है इस काम को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करवाया कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर तुम लोग अपना काम मत करो, ठीक है, और ये जगह जो है एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक, तो सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने इनको रोका और इसके बाद ये मामला यहाँ से ब्लॉक हुआ। फिर अंग्रेजों के जो इतिहासकार थे उन्होंने काम शुरू किया। अच्छा, इन लोगों में जो लोग काम कर रहे थे, इनमें नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम का। मैं इनके नाम लिख देता हूं। जो शुरुआती लोग थे, कनिंघम था इसमें। ये नाम पूछे गए हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन सिंधु सभ्यता की खोज से जुड़ा हुआ रहा है शुरुआती तौर पर, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कनिंघम, चार्ल्स मैसन, ठीक है। अच्छा, ओके अवनी, गॉट इट। अब सर्वे ऑफ इंडिया जो है, अवनी तुम इतने ईयर्स मुझसे पूछती रहती हो, याद रख पाओगी? चलिए, सर्वे ऑफ इंडिया 1767, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी। चलिए, लिख दिया है मैंने, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। कनिंघम, चार्ल्स मैसन, इन लोगों ने इसकी स्थापना की। सॉरी, ये शुरुआती इतिहासकार थे। अच्छा, मामला चलता रहा, चलते चलते ईयर आया 1920-21 का, और 1920-21 में एक इतिहासकार थे, उनका नाम था दयाराम साहनी,
ठीक है। ओके। और दयाराम साहनी जो है, साहनी साहब ने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा 1920-21 में लिखा था, और इन्होंने ये रिसर्च पेपर भेजा उस समय एएसआई के महानिदेशक थे, डीजी थे, और इनका नाम था जॉन मार्शल। ये इन्होंने रिसर्च पेपर भेजा जॉन मार्शल साहब को, और इस रिसर्च पेपर में दयाराम साहनी साहब ने लिखा कि सिंधु नदी जहां पर बहती है वहां पर एक प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मैंने पाए हैं। उन्होंने अपने एविडेंसेस भी लिख करके भेजे। जॉन मार्शल ने इस बात को अप्रूव किया कि हाँ, निश्चित रूप से एक प्राचीन सभ्यता के प्रमाण है ये, और पूरी दुनिया के इतिहासकारों के लिए ये एक हॉट स्पॉट बन गया 1920-21 में। और सिंधु सभ्यता की खोज का ईयर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जवाब क्या देंगे? वैसे तो 1921 हम लोग कहते हैं, किताबों में आपको 1921 मिलेगा, ठीक है। आप 1921 मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, आप इसी को फॉलो करें। लेकिन ये कायदे से 20-21 है, काम शुरू हुआ था यहाँ से, अप्रूवल 21 में मिला है, ठीक है भाई। तो 1921 में सिंधु सभ्यता निकल के हमारे सामने तो आ गई, ठीक है। ओके। चेष्टा जॉन मार्शल की गाइडेंस में, निर्देशन जॉन मार्शल का था, लेकिन एक्चुअल में वो रिसर्च पेपर दयाराम साहनी ने ही लिखा था, ठीक है भाई। ओके, दयाराम साहनी 1921। अच्छा भाई, तो यहां तक ये सारी की सारी कहानी निकल के सामने आ गई। इसके बाद जो अगला मुद्दा आता है, वो अगला मुद्दा आता है कि आखिर सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, इसका समय काल क्या है, और इसके टाइम पीरियड के ऊपर में इतिहासकारों के बीच में काफी डिबेट रहती है। मैं आपको दो टाइम पीरियड बताता हूं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। एनसीईआरटी में दो तरह के टाइम पीरियड मिलते हैं। एक तो मिलता है 2550 बीसी, ओल्ड एनसीईआरटी में 2550 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, और एक मिलता है 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक का समय, ठीक है। अच्छा, आप एडी और बीसी का अंतर शायद आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो फिर स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए कि एडी और बीसी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। चलो भाई देखिए, आप जीसस के बर्थ के जो पहले का समय है, अरे एक सेकंड रुकिएगा, इत्मीनान से देखिएगा इसको, बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। और बर्थ ऑफ जीसस के जन्म के जो पहले का समय है उसे बीसी या ईस्वी कहते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग कॉमन एरा सीई भी कह देते हैं। कॉमन एरा भी कह देते हैं इसको। कई बार इसको जीसस के जो बर्थ के जो बाद का समय है इसको हम लोग एडी कहते हैं। और एक सेकंड रुकना जरा, ये ईसा पूर्व था, यहाँ पे मैं पूर्व लिखना भूल गया था, ये ईस्वी कहते हैं। और इस वाले को हम लोग, एक सेकंड रुकिए, इसमें ना टर्म मिसिंग हो गया है, इसको हम लोग बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। ये भी एक नया शब्द है, चलता है, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान ना दिया हो तो ध्यान दे लीजिएगा। और एडी को हम लोग कॉमन एरा भी कहते हैं। अब सुनो, कहानी में आता है ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट आता है कि जो बीसी का काउंटिंग है वो नेगेटिव में चलता है, और एडी का जो काउंटिंग है वो पॉजिटिव में चलता है। ये इसमें कहानी में एक ट्विस्ट है। और नेगेटिव में जब काउंटिंग होती है तो बड़े नंबर पहले आते हैं, छोटे नंबर बाद में आते हैं। आप लोग जानते होंगे इस बात को, बचपन में
7th 8th में नंबर लाइन पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जरा आप देखिएगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का स्टार्टिंग कहाँ से बताया जा रहा है, 2550 से, और एंड कहाँ बताया जा रहा है, 1900 BC पर। ये बड़ा नंबर है ना, और देखिए पहले आ रहा है, छोटा नंबर है ना, ये बाद में आ रहा है। ये खास बात है यहाँ पर कि आप बिफोर क्राइस्ट BC में नंबर नेगेटिव में चलते हैं तो बड़ा नंबर पहले मिलेगा, छोटा नंबर बाद में मिलेगा। बड़े नंबर का मतलब यह होगा घटना पुरानी है, छोटे नंबर का मतलब यह होगा बिफोर क्राइस्ट में घटना नहीं है। अच्छा, और इसी का ठीक उल्टा कहां पर होगा, एडी में। जैसे बड़ा नंबर क्या है, 2020, जो कुछ भी हो रहा है सब नया नया। और बीसी में क्या हो रहा था, जो बड़े नंबर में था वो पुराना पुराना। और एडी में क्या होता है, छोटा नंबर 2015, पुराना पुराना। बात समझ में आई? तो आपको ये कनेक्शन समझ में आया? पहले आप ये बताओ। हाँ बिल्कुल, एनो डोमिनी कहते हैं। आप लोग पहले ये बताओ कि ये आपको नए पुराने का चक्कर समझ में आ गया? क्योंकि ये फिर बच्चे फंसते हैं, फिर पता लगा, फिर डाउट हो जाता है, फिर मामला फंस जाता है, तो वो नहीं करना यार, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया आप लोगों को आसानी से। तो देखो, आप एनसीईआरटी के अंदर में ये दो प्रसिद्ध समय काल, टाइम पीरियड यहाँ पे लिखे हैं। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि डिबेटेबल चीजों से ऐसे चीजें जिनके 3-4 आंसर पॉसिबल होते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपकी बदकिस्मती बड़ी तेज थी उस दिन और पूछ लिया ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आप इस टाइम फ्रेम के इर्द गिर्द जो ईयर होंगे उसको आप टिक करके आएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि 8-10 इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से 8-10 ईयर बताए हैं, आप कितने याद करोगे, पागल हो जाएंगे आप तो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये दो एनसीईआरटी वाले हैं, इनको ध्यान रखिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा भाई, अब जरा हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता में जब चीजें हमको मिलना शुरू हुई तो उनकी विशेषताएं क्या क्या निकल के आई। जैसे सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है, उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया। अच्छा, सिंधु सभ्यता में कौन से मेटल का सबसे ज्यादा यूज हुआ था, तो वो मेटल था ब्रॉन्ज। जिस मेटल का सबसे ज्यादा यूज हुआ दैट वाज ब्रॉन्ज, ध्यान रखना। ब्रॉन्ज को हिंदी में कहते हैं कांसा, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ। अच्छा भाई, क्योंकि इन्होंने जो लिखा उसको हम पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, जो लिखा है, स्क्रिप्ट समझते हो ना, किसी लैंग्वेज को लिखने का मेथड, जैसे देवनागरी है, जैसे रोमन है, जैसे पंजाबी है, तो वैसे स्क्रिप्ट लिपि। तो इनकी जो लिपि है ना स्टूडेंट्स, वो है पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है कि जिसमें लेटर्स भी हैं और इमेजेस भी हैं, ठीक है भाई। मैं यहां लिख देता हूं, लेटर्स हिंदी में कहे तो वर्ण, और प्लस इमेजेस, दोनों हैं इनके स्क्रिप्ट के अंदर में, ठीक है। और जो राइटिंग का मेथड है, जो लिखने का तरीका है स्क्रिप्ट को, अब भाई कोई स्क्रिप्ट होती है जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, कोई राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे उर्दू को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, हिंदी को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना हिंदी को। तो इसका मेथड क्या है लिखने का, ये तो चमत्कारी है। इसका मेथड है बाउस्ट्रोफेडन। क्या मतलब होता है भाई बाउस्ट्रोफेडन का? बाउस्ट्रोफेडन का मतलब होता है कि पहली लाइन लेफ्ट टू राइट और अगली लाइन राइट टू लेफ्ट, फिर अगली लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। आदि बात समझ में? तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं बाउस्ट्रोफेडन। ध्यान रखिएगा भाई, इनके जो राइटिंग का स्टाइल है वो बाउस्ट्रोफेडन स्टाइल है, जिसमें लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट आप लोग मैसेज करके बताओ, और फिर हम लोग इनकी जो टाउन प्लानिंग है, जरा टाउन प्लानिंग की हम लोग बात शुरू करेंगे, ठीक है।
चलिए जल्दी से मैसेजेस करिए। और ये जो बेसिक फीचर मैंने बताए हैं, यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अवनी एक तो स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं है, नंबर 1 रिकॉर्ड नहीं किया, और नंबर 2 स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, पिक्चर्स हैं, लेटर्स है, दोनों का इस्तेमाल है। नंबर 3 स्क्रिप्ट को लिखने का जो मेथड है वो 2 साइड से चलता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई, तो ये स्टोरी है इसकी। आप चेष्टा, एक सेकंड रुकिए, ये ओल्ड एनसीईआरटी का जो है टाइम पीरियड लिखा है मैंने, ये लिखवाया है नोट्स में, और ये न्यू एनसीईआरटी का टाइम पीरियड है। ठीक है, ओके चलिए। अभी ये 1900 बीसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसकी बात करूंगा मैं आपसे, इसकी गहराई से बात होगी हमारे तुम्हारी। ठीक है, अभी मैंने राइज एंड फॉल का बात नहीं किया है आपसे, अभी तो मैं इन जनरल जो फीचर्स हैं वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप चलिए कुछ और जरा बातें देख लीजिए। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि रूरल थी या अर्बन थी, जवाब क्या होगा? अर्बन थी। ब्रॉन्ज का यूज मैंने आपको बता दिया है, इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है भाई, ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संतोष, और हमारी बात भी हुई थी, मैंने कहा था कुछ कुछ निश्चित रूप से पढ़े गए इसके। ठीक है, सविजय वहां एग्जैक्टली ब्रिटेन में तो नहीं, एग्जैक्टली ब्रिटेन में तो कोई सभ्यता का एविडेंस नहीं दिखता है, लेकिन अब ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं उनका संबंध माना जाता है रोमन एम्पायर के साथ। ग्रीक सभ्यता, तो ग्रीक और रोमन जो साम्राज्य है, यहाँ पर सभ्यताओं का डेवलपमेंट हो रहा था। माने कि जो पूर्वी यूरोप का हिस्सा है, जहां पर मैसिडोनिया है, एथेंस वाला इलाका है, यहाँ पर सभ्यताओं का डेवलपमेंट हो रहा था। जब भारत के अंदर में जो है सिंधु सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा था, तो ग्रीक और रोमन साम्राज्य की जगहों पर भी सभ्यताओं का धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था। ठीक है, चलिए एक बड़ी अच्छी किताब है, आप सेपियंस, कभी नाम सुना हो अगर आप लोगों ने, नोवा हरारी की किताब है, ये इजराइल के रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से आधुनिक विश्व के अंदर में पिछले करीब 100 सालों में इससे अच्छी किताब नहीं लिखी गई मानव जाति के इतिहास के ऊपर में। किंडल पर भी अवेलेबल है यार, हिंदी वर्जन भी अब तो आ गया है उसका। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो सेपियंस, बड़ी शानदार किताब, पढ़ने लायक किताब है। और उसको जब आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि कैसे इस धरती पर मानवों का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए भाई। और नोवा हरारी का जो स्टाइल है पढ़ा बताने का चीजों को, वही बड़ा शानदार है। मैं जरा आप लोगों को बताता हूं इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में। हिंदी में कहते हैं नगर नियोजन। देखो टाउन प्लानिंग की बात करें, बड़ी बेसिक सी बातें ध्यान रखिए। सबसे पहले सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी, जो यहाँ पर जो रोड्स थी, नब्बे डिग्री पर कट करती थी। ये एक पहला खास पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आप जब सड़कें 90 डिग्री पर कट करती है ना, तो इसको हम लोग एक खास नाम देते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सफोर्ड पैटर्न। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? ऑक्सफोर्ड पैटर्न। ब्रिटेन में जगह है ना ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में जगह है ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड में जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हुए बनाई गई हैं, तो उसी के नाम पर अंग्रेजों ने नाम डिराइव कर दिया भारत में भी ऑक्सफोर्ड पैटर्न। हालांकि हमारे जयपुर के अंदर में भी सड़कें 90 डिग्री पर काटती हैं। गुलाबी नगर, पिंक सिटी, वहां पर भी ये पैटर्न है। अच्छा चलिए,
इसके बाद बात करते हैं नालियों की, ड्रेन्स की जरा बात करते हैं। तो ये अंडरग्राउंड है, आप मैं इसको यहां लिख देता हूं, कवर्ड है, ढकी हुई है। एक सेकंड रुकेंगे। तो ड्रेन्स है वो कवर्ड है, साफ सफाई का इन्होंने बहुत ध्यान रखा था सिंधु सभ्यता के लोगों ने। अच्छा, इसके अलावा कुछ और खास बातें भी हैं। यहाँ पर जो नगर थे इनके, ठीक है, इनके जो नगर थे, ये दो हिस्सों में बटे हुए थे, दो हिस्सों में बटे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो इसका पश्चिमी हिस्सा था, जो इसका वेस्टर्न पार्ट था, यहाँ पर एक फोर्ट दिखा है, एक सिटाडेल दिखा है। फोर्ट या सिटाडेल हिंदी में कहते हैं दुर्ग। और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी शासक वर्ग होगा वो रहा करता होगा, रूलर क्लास यहाँ रहता होगा, शासक वर्ग यहाँ रहता होगा। और कॉमनर, सामान्य जनता जो है, सामान्य जनता जो है, उनका निवास कहाँ रहा होगा? नगर के पश्चिमी हिस्से में, सॉरी पूर्वी हिस्से में। ये ईस्टर्न पार्ट है, ये पूर्वी भाग है नगर का, और ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। ये तो एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अब इसमें एक्सेप्शंस है, और जो एक्सेप्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ना उन एक्सेप्शन से क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं धौलावीरा, धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जी हाँ। चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो में कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। धौलावीरा गुजरात में है। चन्हू दड़ो की बात करूं तो वो है पाकिस्तान के सिंध में है। लोथल गुजरात में है, और लोथल में क्या है कि पूरा नगर ही एक दीवार से घिरा हुआ है। ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। और जरा आप लोग अब नगर नियोजन को देखने के बाद में जरा मुझे बताइएगा, नगर नियोजन टाउन प्लानिंग को जरा देखने के बाद आप लोग मुझे बताइए। नहीं आदित्य, वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो व्यापारी वर्ग था वही शासन चला रहा था। हालांकि इस पर डिबेट है कि शासन कौन चला रहा था, क्योंकि इतनी पुरानी बात है, देखने तो कोई गया नहीं है। तो सब लोग अनुमान ही लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में क्या हुआ। अलग अलग थ्योरीज ही है हमारे पास में, ये थ्योरी वो थ्योरी, दुनिया भर की थ्योरीज ही तो है, सच्चाई कहाँ हमारे पास में उसके बारे में। सबके अपने अपने सच हैं। अच्छा भाई, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज, वही कहानी यहाँ पर भी है। तो चूंकि इस सभ्यता में व्यापार बड़ा मजबूत था, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस सभ्यता में जो है व्यापारी ही शासन को चला रहा होगा। ये भी हो सकता है, समझे आदित्य। इसलिए आपकी बात भी गलत नहीं है, वो ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल अनीता, बिल्कुल सही बात है। तो अब जरा मेरी बात सुनो, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट देख करके क्या आप लोगों को ये डाउट नहीं आता कि यार इतना सब कुछ सलीके से, मतलब सोचो, सपनों की जगह लग रही है। तो आज के 5000 साल पहले एक सपनों की सी जगह है कि जहां पर सारी चीजें बाकायदा ऑर्डर में है। मैं कुछ बातें आपको और बताता हूँ। क्लोज्ड टॉयलेट्स, भारत में सबसे पहले बंद टॉयलेट्स जो है, भारत में सबसे पहले जिस सभ्यता ने इस्तेमाल किए वो सिंधु सभ्यता के लोग थे। और अगर वर्तमान भारत को आप देख ले तो हम वर्तमान भारत को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों की संख्या में मोदी जी टॉयलेट्स बनवा चुके हैं कि रेल की पटरियों पर घूमने मत जाया करो, सुबह सुबह ट्रेन आती है उस पर निपट जाओगे। और जिन घरों में टॉयलेट्स बनवा दिए वहां पर अब यह सिखाने में वक्त लग रहा है कि इसका यूज भी करना है। तो कई सरकारें ये प्लान चला रही हैं, दरवाजा बंद अभियान। व्हाट डज इट मीन? भारत में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कि बन तो गया है शौचालय, दुकान खोल के मत बैठ जाना। अरे ढेरों लोग हैं ऐसे। भारत की जनता भी कम नहीं है ना, जैसे हम हैं वैसे नेता मिले हैं, तो दिक्कत क्या है फिर?
अच्छा, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज, सरकार दरवाजा बंद अभियान चलाती है कि भाई शौचालय बना दिए, इस्तेमाल भी करने हैं। ओके, तो चलिए भाई, तो ये कुछ चीजें हैं। अब जरा आप लोग मुझे बताओ कि इतनी सारी चीजें आपने सुनी, तो आपके दिमाग में डाउट नहीं आ रहा कि यार इतने शानदार लोग आए कहां से, और आए तो आए, गए कहां पे? डाउट आ रहा है कि नहीं? मतलब एलियन वेलियन तो ना थे, मतलब आए उधर बनाया बनाया और चले गए उधर। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ भारत में, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। तो वैदिक सभ्यता उतनी विकसित नहीं है जितनी कि सिंधु थी। हाँ भाई बताओ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, अब जब इन सारे मुद्दों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र, बिल्कुल इनका संबंध द्रविडियंस के साथ में है, बिल्कुल सही तुमने बोला बच्चे। अच्छा भाई चलिए, यहाँ जरा देखिए स्क्रीन पर। अरे नहीं नहीं, सारी चीजें बाकायदा लॉजिकल वे में बताऊंगा, जरा ध्यान से बस स्क्रीन पर देखो। अब हमें एक मुद्दा देखना है। नगर नियोजन तो हमने देख लिया, टाउन प्लानिंग तो हमने देख ली, जो बेसिक फीचर्स हैं हमने वो भी देख लिए। दो बातें मैंने बता दी अब तक आपको सिंधु सभ्यता के बारे में, बेसिक फीचर्स एंड टाउन प्लानिंग। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा एक्सपेंशन की, जरा विस्तार की बात करते हैं कि यह सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। बेटा जितने आराम से पढ़ा रहा हूं ना इसको, चिंता मत करो। कुछ ऐसे टॉपिक भी आएंगे ना जहां पर यूं बुलेट ट्रेन की रफ्तार से निकलेंगे हम लोग। जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट, वहां पर उतना ही गंभीरता से पढ़ना होता है। ये बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा। सारी चीजों को बराबर आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, समझे? चलिए, तो उत्तर भारत में इसका विस्तार था मांडा जम्मू कश्मीर तक। दक्षिण भारत में इसका विस्तार था दायमाबाद तक। दायमाबाद जगह पड़ती है महाराष्ट्र में। पूर्वी भारत में इसका विस्तार था आलमगीरपुर तक। अरे यार, आलमगीर पुल नहीं है, पुर है। और पश्चिमी भारत में इसका विस्तार था बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसका सबसे ज्यादा जो जिस डायरेक्शन में इसका विस्तार था, वो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का विस्तार सबसे ज्यादा किस डायरेक्शन में रहा, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट में। इसका जो विस्तार था वो सबसे ज्यादा था नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमोत्तर में। ठीक है भाई, चलिए। और इसके बाद में जो अगला मुद्दा है वो है राइज एंड फॉल, सिंधु सभ्यता का उदय और अंत आखिर किस तरीके से हुआ। ठीक है, जरा यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए। अब मैं इस डायग्राम को ना बना देता हूं अलग से, तो थोड़ा सा पहले बताओ कि डायग्राम विजिबल है तो फिर नहीं बनाऊंगा, अगर विजिबल नहीं है तो दोबारा बना देता हूं अलग से मैं। जल्दी बताओ। इफ इट इज विजिबल तो फिर कोई नीड नहीं, और अगर विजिबल नहीं है तो फिर बना दूंगा। जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। सबकी स्क्रीन पर प्रॉपरली विजिबल है? क्या बात है यार, सबको विजिबल है, बहुत अच्छे भाई, तुमने मेरा काम बचा लिया फिर तो, धन्यवाद। चलिए फिर देखिए, मैं जरा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। आप लोग जरा मुझे बताना कि ये सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं प्रॉपर। 2750 बीसी,
2550 बीसी, 2350 बीसी, 1900 बीसी, 1750 बीसी। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी और ई। ठीक है, आप जरा कलर चेंज किया जाए हाइलाइटर का, और ये नया कलर अच्छा रहेगा। कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया यार, हटाओ इसको। ये चलेगा, ये चलेगा। और ये है एनवायरमेंट डिके, ये जनसंख्या। ठीक है, जितना पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है वो सारा विजिबल है? जल्दी बताओ भाई, जितना मैंने हाईलाइट किया है वो सब दिख रहा है? ठीक। आप ये आदित्य, ये डायग्राम दुनिया के लगभग हर देश के लिए सही है, समझे? चलिए जरा स्क्रीन पर देखिए। आप इतने आसान तरीके से सिंधु सभ्यता का उदय और पतन तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा अपने जीवन में, जैसा तुम आज पढ़ने जा रहे हो, और भविष्य में कहीं पढ़ोगे भी नहीं। चलिए यहां देखिए, सिंधु सभ्यता जो है, जब इसके उदय की बात होती है, जब बात होती है राइज की कि उदय कैसे हुआ इसका, तो कोई कहता है कि यार मेसोपोटामिया से लोग आ गए थे, यहाँ बस गए और विकास हो गया। कोई अलग अपनी कहानी बताता है, कोई द्रविडियन थ्योरी देता है कि द्रविडियंस जो थे, द्रविड़ कौन है? आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा द्रविडियंस, द्रविड़, राहुल द्रविड़ खिलाड़ी का नाम सुना है? द्रविड़ दक्षिण भारत के मूल निवासी, दक्षिण भारत के जो निवासी हैं द्रविड़ कहते हैं उनको, जो है द्रविड्स कहते हैं उनको। अच्छा सुनिए, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज, सिंधु सभ्यता को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि देखिए सिंधु सभ्यता में जो लोग थे ना, उनका संबंध कहीं ना कहीं द्रविडियंस के साथ में था। जी, सिंधु सभ्यता के लोगों का संबंध द्रविडियंस के साथ ही माना जाता है सबसे ज्यादा, और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको ही भारत का मूल निवासी भी कह सकते हैं हम लोग। और इसके पीछे ना थोड़ा ज्योग्राफी के लॉजिक है। अब आप लोग अगर ये बताएं कि भाई ज्योग्राफी के थोड़े बहुत लॉजिक्स की बात कर ली जाए तो बताऊंगा, अदरवाइज फिर साइड से निकल जाऊंगा, नहीं तो यू टर्न मार करके ऐसे चक्कर मार के। चलिए ठीक है भाई, अब आप लोगों ने परमिशन दिया है कि नहीं सर इसको तो बताना पड़ेगा, फिर आपको तो बिल्कुल बताऊंगा मैं। छोटा सा पॉइंट है बस। देखिए है क्या चीज, पूरी दुनिया में जब कुछ नहीं था लगभग, तो पेंजिया था और एक था पैंथालसा। पेंजिया जमीन का टुकड़ा था और पैंथालसा एक समुद्र था। ज्योग्राफी की पढ़ाई में परहैप्स पढ़ा भी होगा आपने। और फिर किस तरीके से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और अगर आप महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया को देखें, प्रोसेस को देखें, तो आप ये पाएंगे कि जो अपना भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, दक्षिणी हिस्से का हिस्सा है गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड आकर के, ये जो हमारा जो इंडियन प्लेट है, जब ये आकर के टकराया है यूरेशियन प्लेट के साथ में, तो यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था, और टेथिस के जमाव ऊपर उठे और उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, अच्छा तो जरा आप मेरी बात समझिए, तो उत्तर भारत में तो कुछ था ही नहीं, सपाचट जीवन कहां था? दक्षिण भारत में था। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं भारत में कहां पर है? दक्षिण में ही तो है। अरावली, अरावली गोंडवाना लैंड का ही तो हिस्सा है।
इसीलिए तो इसको दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतों में गिना जाता है। अरावली को रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली हमारा। तो अब जरा इन सारी कड़ियों को, सारे चेन्स को जोड़ दीजिए। तो दक्षिण भारत के अंदर से जीवन पनपा, नदियों के जो उत्तर भारत की नदियां हैं उस तरफ ये लोग पहुंचे, और धीरे धीरे यहाँ पर नदी घाटियों में जीवन का विकास होना शुरू हुआ। अच्छा भाई, और अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना आप डायग्राम, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी, इसको हम लोग कहते हैं डेवलपिंग फेज। कि अलग अलग जगहों से, भारत के अंदर में अलग अलग जगहों से लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे थे। अच्छा भाई, अब इन लोगों का ज्ञान आपस में एक्सचेंज हुआ। अब जब इन लोगों का ज्ञान आपस में एक्सचेंज होगा तो निश्चित रूप से किसी बड़ी सभ्यता का डेवलपमेंट होगा और विकास तेजी से होगा। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जहां आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन, इसको हम लोग कहते हैं संक्रमण की अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण की अवस्था कहते हैं। और पॉइंट सी आते आते डेवलपमेंट अपने पीक तक पहुंच गया, और पॉइंट सी से लेकर के डी तक हमने देखा कि ये चीजें फिक्स हो गई, यहाँ पर और ज्यादा विकास नहीं हुआ। फिर कहां से कहां तक? सी से लेकर के डी तक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, चीजें फिक्स हो गई। और इसी बीच एक घटना और घटी, और वो घटना क्या थी? जनसंख्या का विकास बड़ी तेजी से हुआ। जनसंख्या बढ़ी बहुत तेजी से। जनसंख्या बढ़ेगी तो बहुत जाहिर सी बात है कि पर्यावरण के ऊपर में जो दबाव है वो दबाव भी क्या होगा? बढ़ेगा। पर्यावरण अपक्षय भी क्या होगा? बढ़ेगा। पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा, पर्यावरण में डिग्रेडेशन होगा, गिरावट आएगी, जंगल काटे जाएंगे। ये सब चीजें शुरुआत में नहीं होंगी, जब सभ्यता पीक पर पहुंचेगी तब होंगी ये सारी चीजें। और फिर वातावरण में कुछ ऐसे बदलाव होंगे, कुछ इनकी हरकतों का परिणाम होंगे, और उसका रिजल्ट यह निकला कि 1900 बीसी के बाद में, 1900 बीसी से ये सभ्यता हमें पतन की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती है। तो 1900 बीसी को हिस्टोरियंस क्या देते हैं? डिक्लाइन। डिक्लाइन का स्टार्ट वहां से होता है, सभ्यता खत्म नहीं हुई, डिक्लाइन स्टार्ट होता है। और 1750 आते आते भारत में इस सभ्यता के प्रमाण बहुत धुंधले हो जाते हैं, और 1750 के बाद भारत में एक नई जाति दिखनी शुरू होती है, और उनको हम लोग कहते हैं आर्यंस, आर्य कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो आपके सामने जवाब लिखा हुआ है, पर्यावरण अपक्षय। अब सुनिए, पर्यावरण अपक्षय में क्या क्या हो सकता है? जरा वर्तमान के हालात देखिए। वर्तमान में देखिए, कहीं पर जहां बाढ़ नहीं आती थी वहां बाढ़ आ रही है, जहां बारिश नहीं होती थी वहां धूमधाम से बारिश हो रही है, जहां बारिश ज्यादा होती थी वहां खत्म हो रही है, ग्लेशियर्स पिघले जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीजें मानव जाति झेल पाएगी? क्या हम झेल पाएंगे इन चीजों को लंबे तौर पर? जवाब है बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे जी। ऐसा ही अगर 10-20 साल और चलता रहा, ऐसे ही बदलाव चलते रहे, तो हमारी जो मानव जाति है उसको तरह तरह के संकट झेलने पड़ेंगे, गृह युद्ध देखने पड़ेंगे अलग अलग देशों में, पानी के संकट देखने पड़ेंगे अलग अलग जगहों पर, और हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट खत्म है, पूरा पानी सप्लाई का आता है यहाँ पर, और जो ग्राउंड वाटर दिल्ली में है भी वो पीने लायक नहीं है। भारत के बड़े बड़े शहर जो हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट खत्म, तबाह। तो कुल मिलाकर के है क्या चीज कि पर्यावरण अपक्षय में बाढ़ शामिल है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई या बहुत कम बारिश हो गई, जंगलों में आग का लग जाना, भूकंपों का आना। भाई अगर आप पहाड़ों को जाकर के तोड़ोगे, मेरी बात समझो, कि अगर आप पर्वतों को तोड़ करके रास्ते बनाओगे
तो जो चट्टाने हैं, हिमालय दुनिया का सबसे युवा पर्वत है, हिमालय दुनिया का सबसे युवा पर्वत है और उसकी हाइट अब तक बढ़ रही है। और वहां पर आप जाकर के चट्टाने तोड़ रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिमालय छोड़ देगा आपको? और जिस दिन हिमालय का मूड खराब हुआ तो केदारनाथ में उसने दिखाया था कि हम क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नेपाल को भी डेमो मिल चुका है जब काठमांडू में भूकंप आया था भयानक वाला, और धरती जिस हिसाब से हिल रही है हिमालयन बेल्ट की, तुम्हें क्या लगता है कि प्रकृति माफ कर देगी? और प्रकृति जब तूफान लाती है ना, तो केदारनाथ में हमने देखा क्या हुआ, हमने काठमांडू में देखा क्या हुआ, 1934 का बिहार के भूकंप में क्या हुआ वो भी हमने देखा, सुनामी में क्या हुआ वो भी हमने देखा। ओके, तो यहां से आपको समझ में ये आ गया होगा कि सिंधु सभ्यता का उदय और अंत किस तरीके से हुआ। ठीक है भाई, चलिए तो फटाफट आप लोग मैसेज करो और मैसेज करके बताओ कि सिंधु सभ्यता का राइज एंड फॉल आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसके बाद अब जो मुद्दे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से मुद्दे आएंगे और जाएंगे। जल्दी से बताओ फटाफट। बिल्कुल ऋषभ, कांगड़ा वैली का वो अर्थक्वेक बहुत भयानक था, और वहां पर जो माता वज्रेश्वरी का मंदिर है या कांगड़े वाली माता का मंदिर कहते हैं, उसे बहुत नुकसान हुआ था, बहुत डैमेज हुआ था उसको। चलिए भाई आगे चलते हैं। तुम लोग यार वहीं पर रहते हो, इस बार जब मैं कहा जो है वो वहां पे जगह है ना जहां पर यार कांगड़ा का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, ड्रो। इस बार जब ड्रो आऊंगा ना तो पक्का फेसबुक पे अपडेट करूंगा कि भाई हिमाचल में जो जो हो ना कांगड़ा के अंदर में आ जाओ इधर मिलने के लिए। ठीक है। अरे तुम लोगों को ड्रो नहीं पता है क्या? कौन कौन हिमाचल से है? अगर कांगड़े में रहते हो तो तुम्हें ड्रो तो पता होगा, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि वो शायद सबसे बड़ा वहां का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है हिमाचल का। ओके, डेफिनेटली। तो जब उधर होते हैं तो फिर उसी के सब इर्द गिर्द वही सब घूम रहे होते हैं, यार दोस्तों के साथ में वही 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 भटक रहे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए जरा स्क्रीन पर देखिए, टाउन प्लानिंग के देखिए बातें मैंने कर दी थी आप लोगों से, सड़कों की बात है, ये फोर्ट की बात है। ठीक है बच्चों, ये एक्सेप्शन है, लोथल वाला एक्सेप्शन है बच्चे, जहां पर पूरा फोर्ट से मतलब पूरा टाउन घिरा हुआ था। चन्नो दड़ो है ये, जरा ये फटाफट ये सारे पॉइंट देखो, सिंगल पॉइंट्स। चन्नो दड़ो जहां पर कोई सिटेडल था ही नहीं। धौलावीरा जहां पे एक मध्य नगर भी है, ये वेस्ट वाला पार्ट है, ये ईस्ट वाला पार्ट है, और ये एक मध्य नगर है, यहाँ पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है धौलावीरा का सेगमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद में इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी काफी डेवलप थी यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ये लोग बढ़िया से करते थे, और ज्यादा इनका फोकस था व्यापार पर, व्यापार के ऊपर में इनका फोकस काफी था। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और एक्चुअली ऋषभ होता पता क्या है कि जब आपका दोस्त या आप बड़े सारे जानने वाले किसी जगह रहते हैं ना आपके, तो आप उन जगहों पर जाते हैं जहां आम जनता नहीं जाती है। दिल्ली से कोई आम नागरिक जाएगा तो वो धर्मशाला जाएगा, वो चंबा जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम जैसे लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग किसी गांव में जाएंगे जब कोई जानकार होता है आपका, क्योंकि शिमला, धर्मशाला, यहाँ पर भी वही भीड़ है जो दिल्ली के अंदर में है। और अगर भीड़ ही देखने जा रहे हैं तो फिर पहाड़ों पर जा क्यों रहे, अगर भीड़ ही में जाना है तो। ठीक है, तो
भीड़ से बचना है तो फिर कोई गांव मिल जाए तो वही बढ़िया जरूर। एक बहुत बहुत जबरदस्त भीड़ है धर्मशाला के अंदर में। ओके चलिए, इसके अलावा चांदी, सिल्वर, चांदी का बहुत ध्यान से देखना बच्चों, चांदी का सबसे पहला प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही हुआ। इसके अलावा कॉटन, कॉटन मतलब सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों का सबसे जो जबरदस्त प्रयोग है, जो सबसे पहला जो भारत के अंदर पूरी दुनिया में जो प्रयोग है वो यहीं पर हुआ। और कॉटन को ये लोग सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। ठीक है चलिए, इसके बाद में जरा ये पॉइंट बहुत ध्यान से आप लोग देख लेंगे, मेलुहा वाला। जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? इराक में हुआ था। तो मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। जरा स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देख लेंगे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिंधु काल के लोगों को मेलुहा कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया यार एग्जाम के अंदर में कि मेलुहा नाम किसके लिए प्रयोग होता था? सिंधु सभ्यता के लिए। किस सभ्यता के लोगों ने मेलुहा नाम प्रयोग किया? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने प्रयोग किया। ठीक है, ये एक एक लाइन से क्वेश्चन है यहाँ पर, एक एक लाइन से। अच्छा भाई, इसके अलावा इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है भाई, जो चांदी है, सोना है, अफगानिस्तान से मंगाते थे बेसिकली ये लोग। इनका जो मेजर रॉ मटेरियल है, कच्चा माल की बात करें तो कच्चा माल था इनके लिए सेलखड़ी, स्टेटाइट। ये हिंदी के भी नोट्स इसमें एडेड है लास्ट में। तो सेलखड़ी मुलायम पत्थर होता था, ये सॉफ्ट स्टोन था ये। ठीक है, और टेराकोटा तो आप लोग समझते ही हैं, पक्की मिट्टी। तो पक्की मिट्टी का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनाते थे। सेलखड़ी का इस्तेमाल करके ये मुहरे बनाते थे, ये मुहरे बनाते थे सेलखड़ी का इस्तेमाल करके। ठीक है चलिए, इसके अलावा इनका ज्यादा फोकस इकोनॉमी के ऊपर था, रिलीजन था। सुनो मेरी बात, रिलीजन था लेकिन रिलीजन पर इनका फोकस कम था। इसीलिए एग्जाम में एक हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन निकलता है। ये क्वेश्चन का चांसेस ज्यादा होता है सीएपीएफ और सीडीएस में कि सिंधु सभ्यता के लोग मैटेरियलिस्टिक थे या वो स्पिरिचुअलिस्टिक थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग भौतिकतावादी थे, उनका ज्यादा ध्यान था इकोनॉमी के ऊपर में। धर्म था, देवी देवता थे, मानते थे, पूजा पाठ करते थे, आई बात समझ में, लेकिन इकोनॉमी पर फोकस ज्यादा था इनका। और ये बात मालूम कैसे चलती है? ये बात मालूम चलती है कि इनके घरों से पूजा स्थल जैसी कोई चीज हमें प्राप्त नहीं हुई है। आई रिपीट, इनके घरों से पूजा स्थल जैसी कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि इनका जो समाज था, सोसाइटी जो थी वो कैसी थी? भौतिकतावादी थी। ठीक है भाई, यहां से निष्कर्ष निकलता है। अच्छा, फैमिलीज की बात करें तो हमने ये देखा कि इन्होंने सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई हैं महिलाओं की। सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी हैं? महिलाओं की। और महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा हैं। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इनका जो समाज है वो कैसा रहा होगा? मात्र सत्तात्मक। अगर पुरुषों की मूर्तियां ज्यादा होती, समाज कैसा हो जाता? पितृ सत्तात्मक हो जाता। अगर पुरुष देवता की संख्या ज्यादा होती तब भी समाज कैसा हो जाता? और परिवार कैसा हो जाता? पितृ सत्तात्मक हो जाता। जैसे कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में मूर्तियां तो नहीं है लेकिन देवी देवता हैं और पुरुष देवता बहुत ज्यादा है। वैदिक वेदों के अंदर में पुरुष देवता ही भरे पड़े हैं। इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण सब पुरुष देवता है। महिला देवियां नाम मात्र की है ऋग्वेद के अंदर में, और जो हैं भी उनकी भी हालत खराब है। तो ऐसे में वैदिक समाज कैसा है? पैट्रियार्कल। इंडस की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा मूर्तियां महिलाओं की हैं। उसके आधार पर यह निष्कर्ष है कि सभ्यता के जो परिवार हैं वो कैसे रहे होंगे? मैट्रियार्कल रहे होंगे। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं। बात यह है कि भारत के अंदर में, हमारे देश में जो प्राचीन समाज है, जो हमारे कबीलाई लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, आज भी ऐसी ढेरों जनजातियां हैं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, जहां पर एक माँ ही घर की मुखिया होती है।
और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट जाएं, पूर्वोत्तर भारत में अगर आप लोग जाएं, तो पूर्वोत्तर भारत के बारे में बता दूं मैं आपको, हमारा पूर्व का जो पूर्वोत्तर भारत का जो समाज है वो मैक्सिमम मैट्रियार्कल ही है। घर की मुखिया माँ ही होती है पूर्वोत्तर भारत के अंदर में अधिकांश जो है कबीलों में। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अच्छा भाई, तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ गई है। अच्छा, प्रमुख पुरुष देवता की बात करें तो पशुपति की बात करेंगे हम लोग। पशुपति की मोहर है जो कि मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। और मदर गॉडेस की बात करें तो एक महिला की मूर्ति मिली है और जिनके गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। इतिहासकार कहते हैं कि ये मातृ देवी हैं। और पशुपति की बात करें तो इनके सिर पर 2 सींग हैं, 3 सर हैं। मोहनजोदारो से इनके जो है मूर्ति मिली है। जॉन मार्शल जो था, जॉन मार्शल ने पशुपति को कहा है कि ये भगवान शिव का प्राचीनतम स्वरूप हो सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है कि भगवान शिव का प्राचीनतम स्वरूप किसे कहते हैं, जवाब क्या होता है, पशुपति को कहते हैं। ठीक है भाई, ओके 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 ओके। अगर पशुपति की इमेज है मेरे पास में तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। चलिए भाई, इसके बाद में जरा प्रमुख शहरों की बात कर लें, प्रमुख स्थलों की बात कर लें। हड़प्पा है। हड़प्पा के बारे में तो मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने बता ही दिए थे आपको कि 1921 में खोज हुई इसकी। पंजाब के अंदर में है, पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे है। प्रमुख जगहें जो मिली है वो भी यहाँ पे लिख दी है मैंने, लिखे हुए पॉइंट से देख लीजिएगा, आसान से पॉइंट से। मोहनजोदारो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। पाकिस्तान के सिंध के अंदर में है। नदी कौन सी है, सिंधु। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो प्रमुख चीजें यहाँ से मिली है वो क्या है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से, विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से। इसके अलावा विशाल स्नानागार मिला है यहाँ से। ठीक है, मैं जरा आपको इमेज दिखाता हूं। आप, ये है ग्रेट बाथ। अब जरा आप इनकी इंजीनियरिंग का जलवा देखिए। ये है ग्रेट बाथ, जरा इनकी इंजीनियरिंग देखिए आप। भाई साहब, इसका जो ये बॉटम है ना, पक्का है। ये बॉटम जो है ये एकदम पक्का है, कच्चा नहीं है। ये ब्रिक्स लगी हैं इसमें, ईंटें हैं इसके अंदर में, समझे बेटा। और देखो, इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। आज भी, आज भी किसी बड़े होटल के अंदर में स्विमिंग पूल में जाओ, ठीक है, आप तो मैक्सिमम जगहों पर तो आपको मतलब बस जाओ, कूद जाओ। बॉटम तक उतरने के लिए सीढ़ियां, बहुत ही कम ऐसे बहुत लग्जरियस होटल्स हो जहां पर आपको सीढ़ियां मिलेंगी पूरा स्विमिंग पूल के अंदर तक उतरने के लिए। सिटिंग के लिए अरेंजमेंट होता है इर्द गिर्द, लेकिन बॉटम तक उतरने के लिए सीढ़ियां बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको देखने को मिलेंगी। सिंधु सभ्यता में देखिए 5000 साल पहले भी सीढ़ियां हैं नीचे उतरने के लिए। अच्छा, इसके अलावा पानी भरने के लिए बगल में कुआं है, इधर बगल में कुआं है, वेल है पानी भरने के लिए। पानी निकालने के लिए नालियां बनी है अंदर से ही। चेंजिंग रूम्स, ये आसपास जो कमरे छोटे छोटे बने हैं इनको इतिहासकारों ने बोला चेंजिंग रूम्स रहे होंगे ये। और जो ग्रेट बात है, इसका इस्तेमाल कैसे करते होंगे, तो हिस्टोरियंस ने कहा है कि सामूहिक पूजा पाठ करने में इसका इस्तेमाल करते होंगे, अनुष्ठानों में। आप रिलीजियस, इसका जो है रिलीजियस यूज होता होगा, ये हिस्टोरियंस ने कहा है। और यहीं से एक प्रीस्ट मिला है, एक मूर्ति मिली है। इसको हिस्टोरियंस कहते हैं पुजारी राजा, प्रीस्ट किंग कहते हैं। भाई साहब, आप जरा मेकअप देखिए, जरा आप मेकअप, या इन द सेंस मेकअप तो ठीक है, या आप एक वो क्या बोलते हैं उसको यार, अब तुम्हें लोग समझ लो, मतलब वो दाढ़ी वाड़ी देखो ना कितने शानदार है इसकी, तुम लोग ना सब मुझसे सुनोगे। हाँ बिल्कुल आदित्य, समय की करामात देखिए
कि इतना बड़ा जो है ग्रेट बात, इतनी सब चीजें समय के साथ जमीन के अंदर दब गई। इस जमीन के अंदर में कितने राजे महाराजे दबे पड़े हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं कि जिसने इतिहास को ठीक से पढ़ा समझा उस इंसान को कभी घमंड नहीं हो सकता, जिसने इतिहास को ठीक से पढ़ा समझा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इतिहास के पन्नों में न जाने कितने सिकंदर आए गए और दफन हो गए। ठीक है भाई, चलिए तो जरा देखो आप भाई, दाढ़ी देखो अगले की पहले कितना शानदार तरीके से करीने से एकदम कटिंग देखिए आप। ये अपर लिप पर, यहाँ पर अपर लिप जो है, अपर लिप साफ है, अपर लिप पर यहाँ पर मुस्टैचेस नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए माथे पर कुछ बांधा हुआ है, ये कुछ चैन या कोई मुहर, कोई पहचान के लिए जो भी है कुछ बंधा हुआ है यहाँ पे, जो उसका इमेज है। और इसको देखो ये करीने से ऐसे ये जो है ये पीछे तक गया है। और ये जो चीज है ना, जिस साउथ इंडिया में आपको आज भी देखने को मिलेगी कि विवाह के अवसर पर लड़के लड़की के माथे पर जो है कुछ बांधा जाता है, वो पवित्र जो है होता है, सोने का बना हुआ जैसे भी बना हुआ है तो माथे में बांधते हैं। अच्छा, तो ये सब चीजें हैं द्रविडियन सोने का संकेत करती हैं। बाजूबंद भी है, देखो बाजूबंद भी है बाह के ऊपर में। और जरा स्टॉल देखिए, स्टॉल कपड़ा जो भी है क्या बढ़िया तरीके से, और इस पर डिजाइन देखिए। 5000 साल पहले की चीजें हैं ये, 5000 साल पहले की चीजें हैं। और क्यों ना इनको देख करके हम गर्व करें, इतनी शानदार सभ्यता का विकास भारत में हुआ था। चलिए थोड़ा सा और बताता हूं मैं जरा आपको। ये है लोथल, और ये है लोथल का गोदीवाड़ा। लोथल गुजरात में है, और लोथल जो है सिंधु सभ्यता का पोर्ट सिटी, भाई गुजरात में है, समंदर के पास की जगह है। और लोथल से ये जो, अरे बहुत बड़ी जगह है ये, छोटी नहीं है, ठीक है। गोदीवाड़ा, इसको हम लोग डॉक यार्ड कहते हैं, इसको हम लोग डॉक यार्ड कहते हैं। कि जब समुद्री व्यापार करते होंगे ये लोग, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी नावें आकर के जो है टिकती होंगी, नावें लगाई जाती होंगी यहाँ पे। और इसी लोथल के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये जो पूरा टाउन है, पूरा टाउन जो है लोथल, ये घिरा हुआ है एक सिटाडेल से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं मैं आपको कि लोथल का मतलब भी क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। जी हाँ, लोथल का मीनिंग भी क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो का तो होता ही है मृतकों का टीला, लोकल लैंग्वेज में लोथल का मतलब भी माउंट ऑफ डेड ही होता है। अच्छा भाई, धौलावीरा है क्या हमारे पास? धौलावीरा भी है। धौलावीरा गुजरात में है, और ये जो शहर है ये बटा है कितने हिस्सों में, 3 पार्ट्स में। ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एक हिस्सा मध्यनगर और तीसरा हिस्सा। और ये एक बांध किस्म का है, या इसको आप वाटर रिजर्वियर बोल लीजिए। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का वो कौन सा जगह है जहां से एक बांध के प्रमाण मिले हैं। ये बहुत बड़ा है, फोटो में छोटा दिख रहा है। और आप जरा देखो, बहुत ध्यान से देखना कि इस पे अलग अलग लेवल पर देखो सीढ़ियां बनाई हुई हैं, कि जब पानी एकदम पूरा भरा होगा तो आप यहां से आप पानी निकाल लो, पानी और घटेगा, फिर आप यहां से आ जाओ, पानी और घट गया आप यहाँ पे आ जाओ, पानी और घट गया तो फिर आप यहाँ सीढ़ियां लगी हैं, सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से आकर के आप नीचे से पानी ले सकते हैं। हाँ भाई, ताज्जुब हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि यार इतनी सारी चीजें थी सिंधु सभ्यता के बारे में, और ये कभी ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने। आप में से कुछ ने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा परहैप्स। ठीक है, जरा आप लोग बताओ कि सिंधु सभ्यता के बारे में ये ज्ञान प्राप्त हुआ आप लोगों को? जरा मैसेज करिए जरा फटाफट। सिंधु सभ्यता समझ में आई? जल्दी बताइए। जो नोट्स मैं आप लोगों को भेजूंगा इनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं निश्चित रूप से इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, और इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आप लोगों से,
ठीक है भाई, ओके। हाँ बिल्कुल सवेज है, पब्लिक इज ऑल अलाउड, बिल्कुल अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड है। अरे यहाँ तो कोई जाता ही नहीं है, ये तो बस एएसआई के संरक्षण में है। यहाँ तो जो आसपास लोकल के गांवों के बच्चे होते हैं वो गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, इधर क्रिकेट खेल रहे होते हैं इधर। अब ये कोई हिस्टोरिकल, यहाँ पर घूमने के लिए पता कौन जाता है, सॉरी टू से, विदेशी घूमने आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं ऐसी जगहों पर देखने के लिए, समझने के लिए कि इंडस की साइड पे जाना है, देखना है कि आखिर डेवलपमेंट कैसे हुआ था उसका, इंडस की साइड पर। हम लोग नहीं जाते, हमें अरे पत्थर, अपना कोई कानपुर का बंदा अगर इधर जाएगा ना, बोलेगा अरे पत्थर ही तो है, पत्थर दिखाने लाए हो तुम, पागल हो गए हो, चलो ले चलो यहाँ से, मूड खराब हो गया, अभी थूक देंगे यहाँ पर, अभी हम वो गुटखा खा करके अभी यही स्पिटिंग कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमारा तो अलग ही स्वैग है हमें तो मतलब ही नहीं है। ओके चलिए, आप आयुष, बहुत पैसा लगता है इन एक्सकेवेशंस में, बहुत पैसा लगता है, और बड़ा धीमे धीमे, ये ऐसा नहीं होता है कि जेसीबी लगाया और मिट्टी से पूरा एकदम ब्रश ले करके। कभी अगर मूवीज देखी हो हॉलीवुड वगैरह की आपने, हिस्टोरिकल मूवीज के भी देखी हो, अगर मम्मी रिटर्न्स मूवीज भी देखी होंगी तो वहां पर भी कुछ सीन्स हैं कि जहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट पे, एक मूवी है जॉन कार्टर, उसमें भी ये सीन्स हैं कई सारे, कि जब वो लोग वहां पे एक्सकेवेट करते हैं तो ब्रश ब्रश लेकर के काम चल रहा होता है। आई बात समझ में, कि मतलब थोड़ा सा उन्होंने हिट किया, लगा कुछ नीचे है, तो फिर धीरे धीरे ब्रश लेकर के हटाते हैं मिट्टी को, कि अंदर जो चीज है वो टूट ना जाए। समझे, तो बहुत पैसा लगता है और बहुत थकाने वाला काम होता है। चलिए भाई, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।